जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बडारिया और रोज़ की तरह आपके लिए लेके आया हूं डे 25 क्रैश कोर्स। जी हाँ, जो यूजीसी नेट सेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है, जो रेगुलर कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कि आज हमारा 25वां दिन है। हमने बहुत सारी सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली है और आज हम जो नई सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आज ही कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। ओके, और देखिए मैंने एक वीडियो पहले ही शूट कर लिया था, पर क्या होगा, हमेशा की तरह फिर से बीच के अंदर ही ये वीडियो चलना बंद हो गया। लगभग पौने 1 घंटे का वीडियो बनाया था और बंद हो गया है ना। ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। अब मैं फिर से इस कंटेंट को तो लिखा हुआ है तो वापस मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसी को बोल के आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, तो कम समय के अंदर ये वीडियो वापस हो जाएगा। वही चीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फेजेस ऑफ HDLC से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोटे तौर में बता दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ कहाँ करते हैं। जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर या कहीं पे भी अगर सॉफ्टवेयर हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि नियर बाय फ्यूचर के अंदर या कोई भी पर्सन, दूसरा पर्सन उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहा है तो उसको ये पता चल जाता है कि भाई पहले क्या क्या काम हुआ और बाद में अब क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस क्रिएशन या ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर क्रिएशन किन किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग की गई है, डिज़ाइन किस तरह से की गई है, कोडिंग किस तरह से की गई है। ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एक नई सब्जेक्ट बनी जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम शुरू कर रहे हैं फेजेस ऑफ HDLC। HDLC फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसकी लाइफ साइकिल क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उसके कुछ फेजेस है: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर बनाने की, हम उसका एनालिसिस करेंगे, गैदरिंग करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कंपनी वाले डिटरमाइन करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर को बनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। फिर अगर उनको ऐसा लग जाता है कि ठीक है ये बनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है, आउटलाइन तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर कोड किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है उस कोड को, और फिर फाइनली उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉय मतलब मार्केट में उस सॉफ्टवेयर को उतार दिया जाता है, और फिर बाद में जो भी कस्टमर उसको परचेस करता है उनको अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मेंटेनेंस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ऑब्वियसली बात है कुछ चार्ज के ऊपर। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, फेजेस ऑफ HD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेस्ड ऑन दीज फेजेस, इन फेजेस के ऊपर बेस के ऊपर कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। उन मॉडल्स के अंदर किसी के अंदर कुछ फेजेस है, किसी के अंदर कुछ फेजेस है, तो कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है हमारा वाटरफॉल मॉडल। कौन सा मॉडल है? वाटरफॉल। जैसा नाम वैसा काम। इसके अंदर पानी की तरह आपको वन बाय वन स्टेप की तरह चलना है। पहले इस स्टेप को कंप्लीट करना है, फिर सेकंड को करना है, फिर थर्ड को करना है। ये सबसे पुराना मॉडल है, ये इम्प्रैक्टिकल है, अभी यूज़ में नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेप से आप सेकंड पे आए, सेकंड से आप थर्ड पे आए, अगर यहाँ पे कोई आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इशू आ गया तो वापस करेक्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। वो पूरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा, जितना भी आपने टाइम दिया ख़राब हो जाएगा, जितने भी आपने पैसे लगाए सारे वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए देखिए डिसएडवांटेज के अंदर नो फीडबैक सिस्टम। सेकंड, पुअर मॉडल फॉर लार्ज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए इटरेटिव मॉडल। तो अब इस वाटरफॉल मॉडल का एक अपग्रेड वर्जन आया। इसके अंदर हमने क्या किया, वाटरफॉल मॉडल की जो कमियां थी उसको दुरुस्त की। इसके अंदर हमने एक नया ऑप्शन या स्टेज जोड़ दी, उसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक सिस्टम। क्या जोड़ दिया? फीडबैक। तो फीडबैक के अंदर अब क्या हो गया, किसी भी स्टेज के ऊपर अब फीडबैक आप स्टेज को इन्वॉल्व कर दिया गया है। मतलब फर्स्ट से सेकंड के ऊपर आए, सेकंड में लगा कुछ प्रॉब्लम रह गई तो वापस कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट के ऊपर चला जाएगा। ओके, फीडबैक इज इंट्रोड्यूस, एरर्स कैन बी फाउंड एट अर्ली स्टेज। इससे क्या हो गया, एरर जल्दी अर्ली स्टेज के ऊपर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखिए इसका, नॉट एप्लीकेबल टू लार्ज और बल्कि प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इटरेटिव मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन से उठाई गई लाइनें हैं, एक एक चीज़ आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब क्या है, एक टॉय रिप्रेजेंटेशन।
भाई आप घर बनाते हैं तो घर का एक डमी वर्जन बनाते हैं ना, एक तो हो गया नक्शा और एक क्या होता है ओरिजिनल घर की तरह अगर आपने एक 3D घर बनवा लिया छोटा सा, तो वही चीज़ इसके अंदर है कि भाई आप सॉफ्टवेयर अगर आप चाहिए तो आप बड़ा मत बनवाइए, एक सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन बना दीजिए, उसे हम बोलेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। देखिए यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट चेंजेस रेपिडली, ये कब यूज़ किया जाता है, जब रिक्वायरमेंट कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई फाइनली मुझे क्या चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट रेपिडली चेंज हो रहे हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनेबल टू गेस हाउ डिसएडवांटेज, देखिए अनेबल टू गेस हाउ लॉन्ग टाइम और नंबर ऑफ इटरेशन इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा और कितने इटरेशन की जरूरत पड़ेगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, किसके अंदर, प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट नो कोडिंग फेज, इसके अंदर कोडिंग फेज नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 देखिए इवोल्यूशनरी सक्सेसिव या इंक्रीमेंट मॉडल, अब प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांस जो मॉडल आया है वो है इवोल्यूशनरी सक्सेसिव और इंक्रीमेंट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके सॉफ्टवेयर बना जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल सक्सेसिव या इवोल्यूशनरी। एडवांटेजेस क्या, देखिए यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड, अगर एक बार रिक्वायरमेंट का पता चल गया है तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल का यूज़ करते हैं। कौन से मॉडल का, इंक्रीमेंटल मॉडल का। यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग सॉरी यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स वेयर कस्टमर वांट टू स्टार्ट द कोर फीचर्स रादर देन वेटिंग फॉर द फुल सॉफ्टवेयर, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, पार्शियल डेवलपमेंट भी इसके लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर क्या किया जाता है, पूरा प्रोजेक्ट न बना के पार्शियल डेवलपमेंट सिस्टम कैन बी एक्सपीरियंस बाय यूजर, एक जो सॉफ्टवेयर है आपको पार्शियली डेवलप करके दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो फर्दर ऑन उसी को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए इसको सक्सेसिव या इंक्रीमेंटल बोला जाता है। रिड्यूस एरर्स यूज फॉर उप्स, ध्यान रखना उप्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेज देखिए, डिफिकल्ट टू डिवाइड प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम को डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, किसके अंदर, इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो फ्रीक्वेंटली आ रही ना, पता ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए 5th स्पाइरल या मेटा मॉडल, क्या बोलेंगे हम इसको, स्पाइरल या मेटा मॉडल। देखिए यहाँ पे वाटरफॉल प्लस इटरेटिव, ये वाटरफॉल प्लस इटरेटिव का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ये 4 फेजेस होते हैं जिनको स्पाइरल वे के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर को। कहाँ यूज़ आता है, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जो भी ये कीवर्ड्स है आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। रिस्क कॉस्ट एस्टिमेशन इज़ वेरी इजी, इसके अंदर मेनली जो आकलन किया जाता है ना वो रिस्क का किया जाता है ना, रिस्क संबंधित है, जैसे भविष्य के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या इसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, या हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ने वाली है, मेंटेनेंस क्या रहने वाला है एक बार लॉन्च करने के बाद, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हर तरह का रिस्क का एनालाइज कर सकता है। कौन सा, आपका स्पाइरल मॉडल। व्हेन रिलीज आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, जब रिलीज आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम इसकी ज़रूरत करते हैं, मतलब जब रिक्वायरमेंट, व्हेन रिलीज आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, जब बार बार इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं, किसका, स्पाइरल का। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज, देखिए रिस्क इज़ नॉट मीटिंग द शेड्यूल और बजट, भाई शुरुआत के अंदर हम या ये अगर ये मॉडल बन रहा है तो कोई आकलन थोड़ी लगा सकता है कि भाई रिस्क इतनी रहेगी इतनी नहीं रहेगी, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, फाइनल डेफिनेट हम नहीं बता सकते कि भाई इतनी रिस्क रहेगी इतनी नहीं रहेगी, या इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बन जाएगा या इस बजट के अंदर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉट फॉर स्मॉल बजट, ध्यान रखना है स्मॉल बजट के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, किसका, स्पाइरल मॉडल का। नेक्स्ट है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रेड। ये देखिए शॉर्ट टाइम के अंदर अगर कोई मॉडल बन रहा है, कोई आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है 60 से 90 दिन, 60 से 90 दिन का अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो हम रेड का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इन सब मॉडल के अंदर से जो बेस्ट मॉडल है, यहाँ लिख लीजिए, बेस्ट मॉडल है जो यूज़ किया जाता है वो है आपका ये इंक्रीमेंटल मॉडल। कौन सा है, इंक्रीमेंटल मॉडल, या उसको इवोल्यूशनरी मॉडल भी बोलते हैं या सक्सेसिव भी बोलते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सर ये क्या होता है,
ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड होता है जो आपके जो कस्टमर है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उनके बीच में साइन किया जाता है, ताकि जब बाद में सॉफ्टवेयर बन जाए उसके बाद कस्टमर ये नहीं बोल सके कि भाई मैंने ये सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं चाहा था, या कंपनी वाला ये नहीं बोल सके कि भाई आपने जो सॉफ्टवेयर चाहा था वो यही है और हमने दूसरा नहीं बनाया। आई बात समझ में? भाई दोनों डिनाई नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है। SRS को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। अब जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 2022 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भाई जो सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोजेक्ट है ना उसको मैनेज कैसे करेंगे? भाई उसके अंदर जो कितने साइज़ की ज़रूरत पड़ी, साइज़ इन टर्म्स ऑफ आपके लाइन ऑफ कोड भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, आपके स्टाफ की साइज़ भी होती है, कितने टाइम के अंदर आपका जो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, क्या क्या कॉस्ट रहने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, साइज़ एस्टिमेशन कुछ टेक्निक होती है। यहाँ साइज़ का मतलब क्या है? कोई आपका सॉफ्टवेयर उसकी कितनी साइज़ रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट। तो दो तरीके हैं, एक तो लाइन ऑफ कोड निकालना, दूसरा है फंक्शन पॉइंट के थ्रू। लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या हो गया? अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर कितनी लाइनें बन रही, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको कितने कोड करना पड़ रहा है, कितनी लाइन ऑफ कोड करना पड़ रहा है। उसके अंदर हम क्या इग्नोर कर देंगे? इग्नोर कमेंट्स एंड हेडर्स। अगर उन लाइनों के अंदर कोई कमेंट आ रहा है, हेडर आ रहा है, तो उनको हम इग्नोर करेंगे और उसके बाद हम उन लाइन्स को काउंट करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आगे चल के हम कोकोमो मॉडल पढ़ेंगे, उसके अंदर समझेंगे। फिर देखिए, फंक्शन पॉइंट दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर हम फंक्शंस काउंट करते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस कोड की इतनी साइज़ रहने वाली है और इतना टाइम लगने वाला है और इतना इसके अंदर कॉस्ट लगने वाली है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन पॉइंट मेट्रिक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी असेसमेंट। फंक्शन पॉइंट मेट्रिक है वो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी असेसमेंट से कैलकुलेट की जा सकती है। वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनके। वो पैरामीटर्स क्या क्या है? नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ इंटरफेसेस। तो इनके कुछ एब्रीवेशंस है। नंबर ऑफ इनपुट को मैंने आई बोला है, आउटपुट को ओ बोला है, इंक्वायरीज को ई बोला है, नंबर ऑफ फाइल्स को एफ बोला है, नंबर ऑफ इंटरफेसेस को एन बोला है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंटर। देखिए, जो भी फॉर्मूला आज मैं लिखा रहा हूँ आप इनका ध्यान रखिए ना। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंटर, इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, आई इंटू 4, ओ इंटू 5, ई इंटू 4, एफ इंटू 10 और एन इंटू 7। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी वैल्यू आपको दी हुई होती है ना, इनपुट की, आउटपुट की, इंक्वायरी की, फाइल्स की और इंटरफेसेस की। इनकी वैल्यूज़ आपको दी हुई होती है, उनके बिहार पे आपको अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंटर की वैल्यू निकालनी होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। अभी हमने क्या देखी थी? साइज एस्टिमेशन टेक्निक्स। अब हम देख रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। तो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक निकालने के लिए आपके पास साइज एस्टिमेशन टेक्निक होना जरूरी है। तो साइज एस्टिमेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, जिसके अंदर जो वेरी पॉपुलर टेक्निक है वो है आपका कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। लगभग हर एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कोकोमो इज यूज्ड टू एस्टिमेट एफर्ट एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? अगर किसी सॉफ्टवेयर की साइज आपके पास है तो फिर क्या निकाल सकता है? वो एफर्ट कैलकुलेट कर सकता है, डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट कर सकता है, एवरेज स्टाफ साइज कैलकुलेट कर सकता है और प्रोडक्टिविटी कितनी होगी ये भी काउंट कर सकता है आपका कोकोमो। तो ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है ना कोकोमो। सॉफ्टवेयर के बारे में जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हम किससे कर सकते हैं? कोकोमो मॉडल से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, कोकोमो मॉडल इंक्लूड्स 3 तरह के हैं ये, बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल और कंप्लीट या डिटेल कोकोमो मॉडल। बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल या कंप्लीट या डिटेल कोकोमो मॉडल। जहाँ पे कंप्लीट या डिटेल कोकोमो मॉडल आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर यूजफुल है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कोकोमो मॉडल इज अप्लाइड फॉर 3 क्लासेस। तो देखिए, डिपेंड अपॉन लाइन ऑफ कोड,
तीन तरह से क्लासेस को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटेच्ड मोड सेकंड, और थर्ड है एम्बेडेड मोड। ऑर्गेनिक मोड के अंदर आपके लाइन ऑफ कोड अगर दे रखे हैं 2 से 50,000 के बीच में तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मोड। अगर लाइन ऑफ कोड दे रखा है आपके 50 से 300,000 के बीच में तो वो जाएगा सेमी डिटेच्ड मोड में, और अगर आपको लाइन ऑफ कोड दे रखा है 300,000 से ऊपर तो वो जाएगा आपके एम्बेडेड मोड के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उसका हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एनालिसिस लगा सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट चलते हैं हम बेसिक कोकोमो मॉडल के आखिर किस फॉर्मूलाज का हम यूज़ करके हमने जो ऊपर चीज़ें डिस्कस की थी वो हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमने क्या बोला था, एफर्ट निकालना। एफर्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए बी के LOC की पावर BB। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और इसकी यूनिट है पर्सन मंथ। क्या है, पर्सन मंथ। डेवलपमेंट टाइम D इक्वल टू क्या है, CB E की पावर DB मंथ। पर्सन रिक्वायरमेंट या एवरेज स्टाफ साइज क्या है, E/D, E/D पर्सन निकलता है इससे। और प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, KLOC अपॉन E, KLOC बाय पर्सन मंथ, ये इसका क्या निकलता है, यूनिट। तो आपको क्या दी हुई थी, देखिए एग्जाम के अंदर आपको क्या दिया हुआ होगा, एफर्ट के अंदर से आपको ये दिया होगा KLOC। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रही है 50, तो यहाँ पे आपको 50 लिखना है। और जो ये A, B, BB, CB और DB है ना, ये कोफिशिएंट, इनकी वैल्यू आपको एग्जाम के अंदर दी हुई होगी, बस आपको यहाँ पुट करनी है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट। मोस्टली आपको इन फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं ना एग्जाम के अंदर। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया SPM के अंदर, एक तो हमने देख लिया कि साइज कैसे एस्टिमेट करते हैं, और दूसरा हमने क्या देख लिया, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर क्या देख लिया, एफर्ट कितने की ज़रूरत पड़ेगी पर्सन मंथ, फिर हमने देखा भाई टाइम कितना लगने वाला है, ये भी हमने निकाल लिया, उसके बाद कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी ये भी हमने निकाल लिया, और प्रोडक्टिविटी कितने होने वाली ये भी हमने निकाल लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई कोकोमो कितना पावरफुल है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोहेजन एंड कपलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से कोहेजन का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स है, और एक मॉड्यूल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट है। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट है। जितने ज़्यादा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कोहेजन उतना हाई होगा और उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। मैं विद इन द मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी कौन बताता है, कोहेजन। इट इज़ अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या बताता है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो ये जो आपके हैं कोहेजन 7 तरह के हैं ना, कितने तरह के, 7 तरह के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारे याद होने चाहिए और इनकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल और फंक्शनल। तो देखिए लो टू हाई मैंने बता रखा है, और सबसे लो या वर्स्ट आपका कोहेजन है वो कोइंसिडेंटल है, और सबसे अच्छा और या बेस्ट आपके कोहेजन टाइप है वो फंक्शनल है। तो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा कोहेजन टाइप कौन सा है। आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से एक दिया होगा फंक्शनल, तो आपको किस पे टिक करना है, फंक्शनल पे। याद कैसे रखेंगे, देखिए कल तुम फिर कंप्यूटर से फंक्शन बनाना। क्या है, कल तुम फिर कंप्यूटर से फंक्शन बनाना। ये क मतलब कोइंसिडेंटल, ल मीन्स लॉजिकल, तुम मतलब टेम्पोरल, फिर मतलब प्रोसीजरल, सी मतलब कम्युनिकेशनल, और एस मतलब क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल, और यहाँ पे एफ फंक्शन मतलब क्या हो जाए, फंक्शनल कोहेजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी ट्रिक बना सकते हो, इनको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कपलिंग। जी हाँ, कपलिंग। अब कपलिंग जो वर्क करता है वो अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में करता है ना। तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल है M1, M2, M3। कोहेजन विद इन द मॉड्यूल काम करता है, कपलिंग अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में काम करता है। ये क्या बताता है आपको, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी। क्या बताता है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी। ओके, तो यहाँ देखिए आप, ये होते हैं आपके 5 तरह के।
कितने तरह के? 5 तरह के। तो सबसे पहले आपका कंटेंट, फिर कॉमन, फिर कंट्रोल, फिर स्टैम्प और डेटा। कंटेंट, कॉमन, कंट्रोल, स्टैम्प और डेटा, जिसके अंदर से आपका सबसे अच्छा जो कपलिंग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? डेटा कपलिंग, ध्यान रखना। और सबसे वर्स्ट जो कपलिंग है वो कंटेंट। पर एक चीज़ के अंदर ध्यान रखना, सबसे लोवेस्ट जो कपलिंग है वो डेटा है और सबसे हाईएस्ट जो कपलिंग है वो किसकी है? कंटेंट की है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोहेजन के अंदर हम हाईएस्ट कोहेजन चाहिए होता है हमें, और कपलिंग के अंदर हमें लोवेस्ट कपलिंग चाहिए होती है। तो लोवेस्ट कपलिंग कौन सी है आपकी? डेटा कपलिंग, इसलिए क्या है? अच्छा है। और हाईएस्ट कपलिंग कोहेजन कौन सा? उनमें से फंक्शन। तो ये जो आपके लिखा हुआ एक फॉर्मूला उसका आपको ध्यान रखना है। हाई कोहेजन और लो कपलिंग जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर हमेशा इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमारा कोहेजन हमेशा हाई रहना चाहिए और हमारी कपलिंग हमेशा क्या रहनी चाहिए? लो रहनी चाहिए। फिर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफाइड मॉडलिंग जो आपकी लैंग्वेज है वो 2 तरह की है, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। क्या है? स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, पैकेज और कंपोजिट, ये सारे के सारे अंदर आपके स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं। बिहेवियरल के अंदर क्या आते हैं? यूज केस डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, सीक्वेंशियल डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्विमलेन डायग्राम, ध्यान रखिए स्विमलेन, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के अंदर क्या आएंगे? इंटरेक्शन ओवरव्यू, सीक्वेंस, टाइमिंग, कम्युनिकेशनल और कैलिब्रेशन। तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा? इन चारों में से एक ऑप्शन आपको बिहेवियरल का दिया जाएगा और 3 मान लीजिए स्ट्रक्चरल के दिए गए, तो पूछा जाएगा कि इनके अंदर से बिहेवियरल कौन सा है। तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आए हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग 2 तरह की है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग। तो देखिए, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना तो हमें मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, जब ये कार बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका परीक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि भाई ये सारे के सारे जो भी पैमाने हैं उसके ऊपर खरी उतर रही है या नहीं। तो मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ऑटोमेटिक टेस्टिंग तो ऑटोमेट हो जाती है, कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग आपके 3 तरीके से होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपके 2 तरह की होती है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फिर देखिए, फंक्शनल टेस्टिंग फिर से आपके 3 तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। और यहाँ तक हम पहले वीडियो के अंदर आ चुके थे और उसके बाद ये वीडियो बंद हो गया है ना। तो आगे क्या है देखिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपके पास फर्दर 4 तरह की होती है। वो होती है आपकी बिग बैंग, ओके, और फिर होती है आपके पास टॉप डाउन, और आपके पास होती है बॉटम अप, और आपके पास होती है मिक्स टेस्टिंग। ठीक है, बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, मिक्स टेस्टिंग, ओके। और आपका जो सिस्टम टेस्टिंग होती है वो 3 तरीके से होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा, बीटा और एक्सेप्टेंस। नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग होती है आपकी क्या होती है? 3 तरीके से होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है, और यूजेबिलिटी टेस्टिंग, और नेक्स्ट होती है आपकी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपकी फर्दर होती है लोड टेस्टिंग। क्या होती है? लोड टेस्टिंग। और होती है आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग, और होती है आपकी स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग और स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो चलिए इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट लिखिए आप यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, जो आपके डेवलपर है वो क्या करेंगे, जो आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, वो किसके अंदर होता है? आपके वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। भाई फंक्शन क्या ले हुए, क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से डिपेंडेंसी है, वो सारी चीज़ें कहाँ चेक की जाती है? आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो उसकी कुछ टेक्निक्स है वाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है स्टेटमेंट कवरेज। क्या है? स्टेटमेंट कवरेज। सेकेंड है आपके पास ब्रांच कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज। थर्ड है आपके पास कंडीशन कवरेज। फोर्थ है इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंडीशन कवरेज। फिफ्थ है आपके पास बेसिक पाथ टेस्टिंग। सिक्स है आपके पास फ्लो ग्राफ नोटेशन, या इसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास लूप टेस्टिंग, और नेक्स्ट है इसके अंदर आपके पास डेटा फ्लो टेस्टिंग। क्या है? डेटा फ्लो टेस्टिंग। ओके, तो ये आपके क्या है? टेक्निक्स है जो कहाँ यूज़ करते हैं हम? वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से आपके इम्पोर्टेंट है ये सारी के सारी, और आपको इनमें से एक कुछ अलग पूछ ली जाएगी और बाकी तीन के बारे में पूछा जाएगा कि भैया कौन सी इनमें से नहीं है। फिर देखिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर्मूलाज फॉर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है? E-n+2, जहाँ पे आपके पास E क्या रिप्रेजेंट करेगा? एजेस, और N क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? नोड्स। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपका नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन्स +1। ठीक है, और जो थर्ड जो फॉर्मूला है वो है आपका P+1, जहाँ पे आपके P क्या हो सकता है? प्रेडिकेट्स मतलब कंडीशंस, कंडीशन मतलब डिसीजन स्टेटमेंट्स। ओके, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा गया है। इनमें से कोई से भी तीन फॉर्मूले से एक पूछा जाता है और एक अलग दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है तीनों फॉर्मूले का। तीनों फॉर्मूले से एक ही आंसर निकलेगा। अगर आपको एक ग्राफ दिया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। बाकी हम जब मैराथन के अंदर देखेंगे क्लासेस के अंदर, मैराथन के अंदर जब मैं कंप्लीट क्वेश्चन ही लेके आऊँगा वहाँ आपको ज़्यादा समझाऊँगा। फिर देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है आपकी? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या है आपके? फर्स्ट है ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड्स। सेकेंड है आपके पास इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, थर्ड है आपके पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और फोर्थ है आपके पास ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है?
आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर से पूछ लिया जाता है कि भाई इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग किसके अंदर है, ब्लैक बॉक्स के अंदर या वाइट बॉक्स के अंदर या ग्रे बॉक्स के अंदर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो लेवल ऑफ टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपका यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कई बार वैलिडेशन टेस्टिंग भी पूछा जाता है, तो वैलिडेशन टेस्टिंग को आपको यहाँ बीच में ध्यान रखना है। ये क्या है आपके वैलिडेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ, ऐसे भी पूछ सकते हैं, यूनिट इंटीग्रेशन वैलिडेशन ऑफ सिस्टम। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वैलिड इंटीग्रेशन, यूनिट इंटीग्रेशन वैलिडेशन सिस्टम। अगर इसको नहीं दिया गया है तो यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम और एक्सेप्टेंस। मान लिया सिस्टम को नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, यूनिट इंटीग्रेशन वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान देने लायक वो बात है, कुछ किताबों के अंदर इन सम बुक्स जो अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग है ना, वो आपके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पार्ट क्या दे रखे हैं आपके, अल्फ़ा टेस्टिंग और क्या दे रखे, बीटा टेस्टिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है बस। ओके, अल्फ़ा टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है, जो कोड लिखता है ना डेवलपर के द्वारा, जो कोड लिख रहा है उसके द्वारा की जाती है अल्फ़ा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्या किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है जो कोड लिख दिया गया। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है, कस्टमर के द्वारा। ठीक है, तो जो निचोड़ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने आपको निकाल के दे दिया है। आप देखोगे इसको, प्लीज़ आप अच्छे से याद करके जाइए। जो भी मैंने चीज़ें लिखवाई है बिल्कुल समरी के अंदर मैंने आपको बताइए, काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। कल हम नई सब्जेक्ट है स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो रहने वाली है वो कंपाइलर रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है, कंपाइलर रहने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।